नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और एज यूजुअल मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ में आपके साथ। याद रखें, तीसरी सालगिरह है, तीसरी एनिवर्सरी है प्रदीप जी। रिपील ऑफ आर्टिकल 370। 370 को रिपील करे हुए 3 बरस हो गए, और आज बख्शी स्टेडियम जो है, बख्शी साहब के नाम पे जो स्टेडियम बनाया गया, उसका इनॉग्रेशन हुआ श्रीनगर में। बच्चों ने भाग लिया, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने, आम कश्मीरियों ने भाग लिया, तिरंगा झंडा लहराते हुए भाग लिया। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था 10 बरस पहले। 10 बरस पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीनगर में ये होगा, घर घर में तिरंगा झंडा लहराएगा। आतंकवादियों की जो छिटपट घटनाएं हैं वो हो रही हैं, वो आतंकवादी नहीं हैं, कसाई हैं। आदमियों को मारने वाले कातिल और कसाई हैं, और जो लोग उनकी हिमायत करते हैं, आप कातिलों की हिमायत कर रहे हैं, याद रख लीजिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद, अमित शाह जी को साधुवाद। याद रखें, बाकी आप जो मर्जी क्रिटिसिज्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया लद्दाख से, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर को एक और यूनियन टेरिटरी। आज प्रदीप जी, लद्दाख में जो विकास हो रहा है, पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुआ, 75 सालों में आज तक नहीं हुआ। 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख के लिए जो फंड एलोकेटेड था वो लद्दाख में पहुंच रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लोगों के लिए फंड एलोकेट होता था, जो पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए था, पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक अकाउंट के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से वो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है प्रदीप जी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिली है जम्मू एंड कश्मीर में। अरे मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जो हिंदुस्तान में, बाकी इंडिया में 1989 में एक्सेप्ट हो गई थी, सॉरी 1989 नहीं, 1991 में, 1990 और 91 में जो एक्सेप्ट हो गई थी, 1989 में तो वीपी सिंह की सरकार आई थी, 1991 में जो एक्सेप्ट हो गई थी, वो अब जाकर के लागू हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आप ये मान सकते हैं? Is it impossible? No, but it's not just impossible. I am so incredulous. I am so shocked. How is it that such a dispensation was allowed to continue? Yes. अरे जम्मू एंड कश्मीर अगर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, तो वहां पर जो बेनिफिट बाकी सारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी को मिल रहे हैं, आपने जम्मू एंड कश्मीर के शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी को वंचित कैसे रखा? इसका तो जवाब देना चाहिए। हां, एक और अच्छी चीज आज हुई है, पहली बार देखने को मिला बड़े दिनों के बाद कि कांग्रेस पार्टी जोर शोर से सड़क पर आ गई। कहा यह था कि बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, जिस मर्जी चीज के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आपने विरोध प्रदर्शन किया तो सही। दिल्ली में और बाकी हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा देखने को मिला, और यह देखने को मिला लोगों को कि कांग्रेस नाम की संस्था आज तक जीवित है, और कांग्रेस नाम की संस्था में आज तक ताकत बची है। प्रदीप जी। Sir, Amit Shah today told that Narendra Modi's 8 years of rule has been far-reaching, inclusive. सबको include किया है, सब sections of the society, and has reached every part of the country. It's a development that's never been like this before. At the same time, Rahul Gandhi आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट लेके गए, बोले कि this government has failed the people. It is totally, the price rise is beyond control, inflation beyond control, unemployment is beyond control.
the misuse of the government machinery where investigating agencies are concerned is paramount, is absolute, never before. And they say that this government is totally an autocratic, totalitarian and dictatorial government. टोटली एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कत्ल किया है. डेमोक्रेटिक वैल्यूज का दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है. देयर इज breaking of parties, putting people in jail, all that which the Modi government had accused Indira Gandhi of 77 and before that emergency and all those kind of things. Rahul Gandhi is accusing this particular government. But Amit Shah says this government of Mr. Modi has been an inclusive government. This Modi government in 8 years has reached and overreached to every section of the society across the country, in length and breadth of the country. You see development, you see roads, you see development, you see roads, you see infrastructure build up, you see infrastructure build up right up to the Chinese border, which never had taken place earlier. Far reaching. I say areas. Most important. Rural areas. Most important. बिल्कुल बिल्कुल. ये दावा है आरके सिंह साहब का, पावर मिनिस्टर जो हैं, Yes sir. कि तकरीबन 80-85 से 90% गांव में भी Yes. 20 घंटे के लिए रोज बिजली आती बिजली आ है. रही है. अब ये ऐसा वो बोलते हैं. Yes, बिल्कुल. असल में आ रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गांव के सामने जो एक खंबा लगा रखा है उसमें एक बल्ब तो जलता है. Yes. उसमें दो राय नहीं. There is now Modi government. Amit Shah said Modi government has reached the length and breadth of this country. Development has been inclusive, all sections of the society. There is no sections have been debarred from development and reached all parts of the country. Rural areas, electrified, water, sanitation, everywhere. His promise of roof, houses, Pradhan Mantri Awas Yojana for the poorest of poor, everybody included, the target 2022, year end. They say they are nearing it. Now what more? But Rahul Gandhi का कहना है कि misuse of government machinery, misuse of central agencies against political opponents, destabilizing opposition ruled states and political parties, jailing political leaders belonging to other parties, rampant misuse of entire democratic process. He says the democracy has been murdered under Narendra Modi and Amit Shah, the two autocratic rulers, he says. And as you said, the most important thing is Congress is out on the streets. For the first time. Yes, Congress out on the streets. I am so happy. It is so great thing for Indian democracy. Yes. India, one of the largest, biggest democracies of the world. The biggest democracy. The biggest democracies of the world, the torchbearers of democracy. Whatever happens in this country, everything goes as per the rule of the law, the rule of the constitution. You can't have a totalitarian, dictatorial, military rule here. You can't. Every 5 years, the people elect their leaders. Every 5 years, people elect their government. It has never happened. I mean, India, US, UK, one of the finest where we can say the beauty of democracy can always be seen here, portrayed here. It is not only in the books, letter and spirit, but physically present in India. You find democracy only thrives here. Every political party might blame each other about being totalitarian, about being democratic, undemocratic, autocratic, anti-minority. Yes. But India is a pure lesson for the whole world. You can say torchbearers of democracy, in the true sense. The Congress coming out on the streets is a great thing for Indian democracy. Yes. You need to have a strong opposition. Absolutely. And Rahul Gandhi talking intelligently. Today, आज press conference भी उन्होंने address किया. जिस प्रकार से words का उच्चारण, जो language वो कहते थे, I mean, he has matured. I think troubled times bring out the best in every human being. Absolutely. And these troubled times bring the best in Rahul Gandhi. The entire party leadership was with him, rank and file with him. In Mumbai, you found Jagtap, Bhai Jagtap. Bhai Jagtap, yes, on the streets, lying down, refusing until the police had to escort him by force, physical violence against Bhai Jagtap and Charan Singh Sapra. Yes. It was there. We'll be showing the visuals. Mrs. Sapra should be very happy. Mrs. Sapra should be very happy. Ultimately, he's back. He's back to what he used to do. Ultimately, the Congress is out on the streets. And we have been always telling, sir, with 20% vote share, national vote share across the country, only Congress can take on the BJP. You got Mamata Banerjee, you got Sharad Pawar, you got small other leaders, YSK, Stalin, you got YSR.
You got them, but you need the chariot has to be driven by the Congress with 20% vote share, and the other persons just come 4 single digit. Very difficult for them to lead. You can't lead. The chariot cannot lead the horse. The horse has to lead the chariot. Congress has to be the horse. Congress has to come out and fight. Congress has to come out in the streets. We loved when Rahul Gandhi said that you can't, आप सलाखों में हमको सच्चाई को बंद नहीं कर सकते. You cannot. I am not scared of Modi. When he said I am not scared of Modi, I mean that should, encourage the Congress rank and file to move ahead. My leader says he is not scared of Modi. He is ready to take on. आप कुछ भी करो, अत्याचार करो, आपको इनफैक्ट जो उखड़ना है, जो स्लैंग लैंग्वेज है उसे just stop short from there. Yes. Said, जो करना आप कर लो, जो करना आप कर लो, हम आपसे डरते नहीं. Rahul Gandhi says, Mr. Narendra Modi, I am not scared of you. You are killing the democratic values. But it's great to see, fantastic to see the Congress out in the streets. You may disagree with the Congress. I disagree with the Congress. Let's be very clear. But for me, it's a very admirable thing to do as far as the Congress is concerned. The point is, it has been proven once again, only the Gandhis can galvanize the Congress. सिर्फ जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तय करते हैं कि सड़क पर आना है, तो कांग्रेस सड़क पर आती है, बेबाक होके आती है, बेधड़क होके बोलती है और निडर होके सबका सामना करती है. आगे जो नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, उसमें वास्तविकता में 1200 करोड़ का गबन हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो खैर आखिर में कोर्ट डिसाइड करेगा. लेकिन कीमतों पर, बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई और मैं ये मान करके चलता हूं, भले ही कोई आरएसएस का भी या भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्टर होगा, समर्थक होगा या उनका मेंबर भी होगा, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कीमतें बढ़ी हैं. प्रदीप जी, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आमदनी घटी है. वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि व्यवसाय, व्यापार, उद्योग सब बंद हुए हैं. लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं. आज की तारीख में हालत यह हो गई है कि जो लोग पैसे पहले 25,000, 50,000 कमाया करते थे, आज 10 और 15,000 में भी काम करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो 10 या 15,000 रुपए उनको पर माह मिलता रहे. जो लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, आज 50,000 रुपए में काम करने को तैयार हैं. यह हालत हो गई है. जो लोग एक जमाने में ठाट बाट से रहा करते थे, और मैं यहां पर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को जिनकी दुकानें थीं, छोटी छोटी दुकानें थीं, घर में 1-1.5 लाख रुपए महीने के आ जाया करते थे, आज वो ओला और ऊबर कैब चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं. ये अच्छे संकेत नहीं है. हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, बहुत ताकतवर हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ बड़े बड़े कारखानों से, बड़े बड़े उद्योगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं बनती है. आखिर में आपको मिडिल क्लास चाहिए, मध्यम वर्गीय क्लास हर जगह पर, भले व्यापार हो, व्यवसाय हो, उद्योग हो, व्हाइट कॉलर जॉब्स हो, वहां पर आपको चाहिए. और आज जिस प्रकार लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को बाहर विदेश में नौकरी मिल जाए, अपने परिवार समेत हम लोग बाहर चले जाएं, ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए. याद रहे, नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब वो अपने भाषण दिया करते थे, उन्होंने ये कहा था कि इस देश में हर उद्योगपति के मन में सिर्फ यही रहता है, सीबीआई का डर. अरे सर, आप सीबीआई के डर की बात कर रहे थे, अब आपने ईडी का डर डाल दिया है. 20 साल पहले ईडी का नाम किसी ने सुना नहीं था. 15 साल पहले अगर कोई ईडी की बात करता था तो लोगों को लगता था एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. अब यहां तो जितने भी चैनल आप ऑन कर लीजिए, ईडी ने यहां रेड किया, ईडी ने वहां रेड किया, ईडी ने उसको पकड़ा. मेरा यह कहना है कि एक जमाने में प्रदीप जी और मैं यहीं पर यह शो कर चुके हैं कितनी बार कि जितने भी उद्योगपति हैं उनके सारे एक सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं वो सारे फिक्स्ड हैं कि कौन सी स्टैट्यूटरी एजेंसी के पास उनको जाकर के अपीयर होना है.
टैक्स अथॉरिटी के पास मंडे, सीबीआई के पास ट्यूसडे, वैट के पास वेडनेसडे, अपना जो वो क्या है एसएफआईओ उसके पास थर्सडे, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास फ्राइडे, और सैटरडे को अपने वकीलों के साथ, या सैटरडे को ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, और संडे को यू प्रिपेयर फॉर मंडे इनकम टैक्स के सामने जाने के लिए या सीबीआई के सामने जाने के लिए। सबको यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से समर्थक रहा हूं, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। मेरा यह कहना है, हर एक को यह लग रहा था कि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी कहां से हैं? गुजरात से हैं। अमित शाह जी कहां से हैं? गुजरात से हैं। गुजरात का आदमी आकर के देश की बागडोर संभाल रहा है, तो लिहाजा जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे, जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, सबको लगा कि हमारे लिए कुछ होगा। ये जो टैक्स रिजीम है, ये रेड राज जो है, ये खत्म होगा, कम होगा। अरे सर, खत्म होने के बजाय ये तो ऐसा हो गया कि उठते बैठते जागते सोते सिर्फ यहां रेड, वहां रेड, इधर रेड, उधर रेड, सिर्फ रेड ही रेड चल रहे हैं। मैं मानता हूं मोदी जी ने जबरदस्त काम किए। जम्मू एंड कश्मीर की जैसे हम लोगों ने बात करी, आर्टिकल 370 को रिपील करना कोई आसान काम नहीं था, और हैट्स ऑफ टू अमित शाह जी। अमित शाह जी ने जिस प्रकार बहादुरी दिखाई और आर्टिकल 370 का बिल उन्होंने पायलट किया। प्रदीप जी, जब वो खुद बोल रहे थे कि लोगों ने उनको आकर भी कहा कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, वो गलत नहीं था। इसी प्रकार राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ, जिस प्रकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने एक एक काम किया है, सराहनीय। वर्बल ट्रिपल तलाक, यानी जिसको तलाक बिद्दत बोलते हैं, उस तलाक बिद्दत को गैर कानूनी ठहरा देना। आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति इस प्रकार का समर्थन और सहयोग कोई दिखाए। कि कौन होते हैं आप? फोन के ऊपर आपने 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक हो गया, ऐसा नहीं होता है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को हक है। यह किसी में हिम्मत नहीं थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी में है और नरेंद्र मोदी में ही रहेगी। लेकिन साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था की तरफ भी अगर आप ध्यान दे दें, जो छोटा आदमी है, छोटा व्यापारी है, जो कोने में जिस बेचारे बनिए की दुकान चल रही है, किराने की दुकान जो छोटा मोटा चला रहा है, जिसकी खड़ाओं की दुकान है, चप्पल की दुकान है, जूतों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, बेचारा गारमेंट सेल कर रहा है, जो दिस इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। स्मॉल वर्कशॉप्स एवरीवेयर, जो बेचारे मोटर पार्ट्स बनाते हैं, इन सब लोगों की रीढ़ की हड्डी तकरीबन टूट चुकी है। क्योंकि याद रखें प्रदीप जी, जो डिमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने जिनको नहीं मारा, वो काम अब जीएसटी कर रहा है। जीएसटी का नंबर लेते ही हर हफ्ते ना जाने कितने नोटिस आ जाते हैं। बाप रे बाप, मतलब आदमी को 2 आदमी रखने पड़ते हैं सिर्फ नोटिस को देखने के लिए और उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। अब आदमी अगर कानूनन अपने को बचाता रहेगा, कानूनन अपने को बचाने के लिए 2 आदमियों को रखेगा 50,000 की सैलरी पर, तो वो व्यवसाय क्या करेगा, व्यापार क्या करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे करेगा? और अगर एक शख्स अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता तो लाखों लोग कैसे कर सकते हैं? 140 करोड़ के देश को मोदी जी आपने खुद कहा है, मैं आप ही के शब्द दोहराता हूं, आप सरकार के ऊपर नौकरी के लिए निर्भर ना रहें, अपना काम खुद शुरू करें। अरे अपना काम शुरू किया, उसके ऊपर जीएसटी की जो मार लग रही है, क्या करेगा आदमी? पहले का सिस्टम तो ठीक था भाई, 3 महीने में आपको टैक्स देना पड़ता था, क्वार्टरली देना पड़ता था। आज की तारीख में
आपने इनवॉइस यहां से जनरेट किया नहीं और एडवांस टैक्स आपको देना पड़ गया, even if you have not received the goods. Now, of course, we can go on into a different, that's going into a different discussion altogether. How does the GST work? What are the improvements that there can be for the GST? GST एक बहुत अच्छी मूव थी, मैं खुद मानता हूं. GST, the same GST for the whole of India is fantastic. But the rules have to be simplified, they have to be user friendly, they have to be business friendly. और यहां पर प्रदीप जी, इसके पहले कि मैं माइक आपको दूं, जो कांग्रेस अभी बोल रही है सब कुछ गलत नहीं बोल रही है, और जो भी सत्ता में होता है अगर वो विरोधी पक्ष की जो ठीक बातें हैं उनको पकड़ के, उनको समझ के, उसके ऊपर अगर कोई एक्शन ले ले तो उसको कभी कोई नहीं हरा सकता. 140 रुपए किलो की तूर दाल, उसके ऊपर जीएसटी की मार, और उसके पहले डीमोनेटाइजेशन से जो कुछ हुआ वो सबके सामने है. लिहाजा जब तक व्यापारी वर्ग का आप उद्धार नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह पूर्णतः हिंदुस्तान प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाएगा. और मैं यहां से बोल रहा हूं मुंबई शहर से. मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई, of India. Mumbai is the financial capital of India. हिंदुस्तान का आर्थिक दिल है, आर्थिक राजधानी नहीं है, पूरे साउथ एशिया का आर्थिक दिल है मुंबई. और मुंबई का दिल जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन पूरे भारत को बहुत तकलीफ होने वाली है. प्रदीप जी. सर, राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोला, गब्बर सिंह टैक्स, and he goes on every time. But hope he comes out. आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस मैदान में उतरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग लाठी खाने को तैयार है, लोग जेल जाने को तैयार है. राहुल गांधी खुद अरेस्ट, he went and got himself arrested. Now this is the spirit that the Congress needs to revive itself. If the Congress can revive itself with continuous campaigns till 2024 with a proper agenda, because आज जो issues इन्होंने उठाए, that is fantastic issues. He talked about price rise, he talked about inflation, he talked about unemployment, and these are the basic issues that are affecting the people. He talked also about, as we discussed, misuse of the government machinery, misuse of the central agencies for finishing off rival politicians. जो जितने लोग आज जेल में तरीक, बट जितने लोग जेल में गए कुछ ना कुछ उनके पीछे ऐसे भी वारदात करप्शन केसेस, जितने ममता बनर्जी जिसके मिनिस्टर्स को अरेस्ट हो गए with huge cash loads available and got from their homes, and now the law is going to apply there. Now you can't say that you can't. Corruption cases लाखों करोड़ों रुपया जिस प्रकार से हेरा फेरी इधर से उधर क्यों अपने अकाउंट में. Now this, how you going to say it? But this way Modi at the same time does talk fantastic 8 years. Now you thought Article 370 एक तो रिपील करना है, उसके बाद जिस प्रकार से जो प्रॉमिस किए हैं उन्होंने, लेटर एंड स्पिरिट को इंप्लीमेंट जिस प्रकार से किया, इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू मोर देन लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कमिंग, माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर, जो बाकी एरिया से यूपी बिहार अलग अलग स्टेट से जो वहां जाके काम करने को तैयार है, इच्छुक है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना, उनको रेजिडेंसी वहां पर देना. जो प्रॉमिस है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू कांट हैव अ सेपरेट स्टेट एंड यू कांट हैव अ क्लोज स्टेट दैट नो पीपल कैन गो एंड वर्क, नो पीपल कैन गो एंड फाइंड डोमिसाइल. इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया. लोग लाखों के तादाद में आज कश्मीर में जा रहे हैं. एंड जैसे तिरंगा यात्रा, जो तिरंगा यात्रा लेके लोग वहां पर जा रहे हैं, पहली बार कश्मीर में इस प्रकार हो रहा है कि पीपल आर taking the flags, moving out in Srinagar and various parts of Kashmir, saying that we are integral part of this country. We are Indians. We are Indians. We are Indians. There is a separate status वगैरह, उस चीज को भूल जाओ, खत्म हो चुका है after the repealing of Article 370. Today this is a part of integral India. You can do business. Anybody can fly down to Kashmir and start their own work. People are getting money for the there first are people time. getting employed there. They're getting money. And this is what they want. आज जिस प्रकार से फंड, आपने दूसरी बात कही कि जिस प्रकार से मिसयूज ऑफ फंड्स नहीं हो रहे. पहले what is happening in Kashmir, nobody knew.
इतने हजारों करोड़ वहां पर sanctioned है. Only 5 families. 5 families were distributing this wealth among themselves, creating problems and creating more and more problems so that more and more funds come from the center. That's right. And that is what they did. ये 4-5 families देश को लूट रहा था, families पूरे funds को इकट्ठा कर रहा था, आम कश्मीरियों को कोई benefit नहीं मिल रहा था. कुछ नहीं मिल रहा. आज आम कश्मीर के families को बाहर के लोग जो वहां पर जाके रह रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट, सरकार की तरफ से डोमिसाइल, द डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस जो जो एक जो फेस तरीके से कि टोटल मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जिस प्रकार डिलिमिटाइजेशन कर रहा था. दीज आर ग्रेट मूव्स. So you're not seeing that he's only making a law, but he's also finding a way to see how he implements the entire process of democracy and machinery, the government machinery, administration of machinery. Absolutely. Working out there. Quite right. Forwarding relief. छिटपुट घटना जो आपने बोला, छिटपुट घटना इधर होता है कि एक कहां से अंदर गांव में जाके किसी माइग्रेंट को फायर कर दिया, trying to create a fear psychosis. But the army is taking care of itself. Nothing. छिटपुट घटना तो पूरे देश में सब जगह कुछ ना कुछ हो ही जाता है. कोई मर्डर होता है, कोई केस होता है. The local administration will take care of it. By and large, they have succeeded. Article 370 has been, it's gone. It's gone. What was seemed absolutely impossible. जैसे has been done. फारूक अब्दुल्ला कहते थे, ये क्या करेंगे? अगर ये रिपील कर पाया तो मैं संन्यास ले लूंगा. संन्यास लेना चाहिए उनको, लेना चाहिए. जो इम्पॉसिबल चीज इन्होंने करके दिखा दिया, तो जो विरोध कर रहे थे, जो सोच रहे थे दिस इज इम्पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, थिंग्स हैव हैपेंड. Now this is the way. Length and breadth infrastructure. India has become a superpower. आज India is dictating terms on its own because of fine governance. The governance, and which Amit Shah says, inclusive governance. But and overreaching, everywhere. He should also look after the middle class. Middle class. He believes that it's inclusive. He believes it's far-reaching, overreaching, reaching all sections of the society, all sections across length and breadth of the country. This is happening. At the same time, when we come back to Mumbai and Maharashtra, something that is Eknath Sena scoring, it's coming as a number 3 party, sir. I mean, already doing fantastic. It is moved way ahead of the parent organization Shiv Sena. Yes. जो भी local level पंचायत elections हो गए, तो इस छोटे-छोटे elections में they have moved ahead of Shiv Sena. That is great thing. But I mean, that is shocking. Just अभी अंडे फूटे बाहर निकले और पर भी फैल गए और सब जगह चुन के अपने ही पंचायत के लोगों को चुन के लेके आना और झंडा पहना. बीजेपी way ahead. BJP, that is the most important way ahead. point. BJP is way ahead. BJP has swept the elections. They are way ahead than the entire rest. BJP, I mean, this is what I'm telling you. एक जमाना था कि even when Mahajan Munde थे, Mahajan Munde के BJP was never more than the fourth largest party. Congress, NCP, Shiv Sena and BJP. Never. It never went beyond came before the fourth. It was always number 4. And now, number 1. The whole credit goes to Mr. Modi. You can't take away the credit from Mr. Modi. The people are voting for Mr. Modi. आज नगर पंचायत के हो, जिला परिषद के हो, म्युनिसिपल काउंसिल्स के हो, कॉर्पोरेशंस के हो, people are voting for Mr. Modi. And BMC is going to follow suit. They are planning everything for the BMC. Everything, what they can. And I remember how they are working as a 365 days, 24/7 election mechanism. Mr. Modi never waited immediately after UP elections. He went the second day after the victory, गुजरात में जाके वहाँ पर elections के बारे में discuss करना शुरू कर दिया. गोवा में देवेंद्र फडणवीस ही वॉज प्रभारी. वहाँ पर जैसे वो इलेक्शन जीते, वहाँ पर बीजेपी वो बोला कि अभी मुझे बीएमसी में जाके काम करना है, बीएमसी को टेक ओवर करना है, बीएमसी का भगवाकरण करना है, बीएमसी के ऊपर भगवा झंडा लहराना है. देवेंद्र फडणवीस अपनी बात. बट आर दे जस्ट सेइंग इट? They are just not saying it. They are implementing their policies. They have got something for everything, and they have got issues to corner and touch every section. Is it inclusive politics and reaching out to the people, and that they're doing it. इनके पास issues है, continuous issues जिस प्रकार से continuous लेके लोगों के पास जा रहे हैं, and that itself shows that even now अब पंचायत इलेक्शन में देखो बीजेपी is way ahead the other people. way एक जमाना था कि शरद पवार जी के पार्टी एनसीपी के छू नहीं सकते थे. मास उनके जो कंटिन्यूस डोमिनेशन थे रूरल एरियाज में, पंचायत में, नगर पालिका में, बीएमसी में, जिला परिषद में. Today, BJP is number 1. It will be. It is and number will 1. continue to be. And they will continue to be.
BMC is going to be elections where there are going to be far-reaching consequences. Shiv Sena have to do something. Uddhav Thackeray has to do something. जैसे जितने शिवसेना के शिंदे सेना के लीडर्स जिस प्रकार से बोल रहे थे कि ऐसे हाथ घुमाने से कुछ होने वाला नहीं है, आप हाथ घुमाओगे, आपको जाके लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा, लोगों के काम करना पड़ेंगे, लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। शिंदे सेना ने ये समस्याओं को सुलझाते सुलझाते ये लोकल लीडरशिप ने दिखा दिया। नाउ दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ ग्रेट केस स्टडी। एक है कि डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है, विच उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पूरे ग्रुप्स उन्होंने समझ के लिया था कि there's nothing, Shiv cannot exist without Uddhav Thackeray, without the Thackeray's. At the same time, the local leadership at every level is showing that we have also, हमारे blood, खून पसीना भी इस पार्टी में लगे हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि फैमिली डिनेस्टिक पॉलिटिक्स छोड़ के शिवसेना इज समथिंग यू कैन डू। हमारे जीत जो है उद्धव सेना के अलग है, और शिंदे सेना के जीत ये पंचायत इलेक्शंस में इस चीज को दोहरा रहे हैं कि शिंदे सेना हैज स्कोर्ड मोर देन उद्धव सेना। तो ये है कि आप अपने जनरल्स को छोड़ नहीं सकते। जनरल्स जो अब सरदार जो है अलग अलग एरियाज के, उनका भी अहम महत्व है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे वजह से हो एंड यू आर हमारे बगैर आप कुछ नहीं है। तो इन्होंने दिखा दिया कि आपके बगैर हम क्या कर सकता है, कि ये लोग हमारे बगैर कुछ नहीं, आप हमारे बगैर कुछ नहीं है। दिस इज केस स्टडी। पंचायत इलेक्शंस आर अ केस स्टडी अवेकनिंग फॉर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ऑफ द थिंग्स टू कम। और जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे हाथ घुमा के टाटा करने से आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, आपको काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा। यू गॉट अ बिग चैलेंज अहेड। Uddhav Thackeray will have to lead by example. He has to meet out to people. But he said, जिस दिन मैं दौरा करना शुरू करेंगे, आप वो चेंज देख पाओगे। We hope that it happens. We hope. And we'll see when that happens. प्रदीप जी, आपने अभी बात करी इंक्लूसिवनेस की और डोमिसाइल की। बिल्कुल सर। जम्मू एंड कश्मीर में। यस। मैं एक चीज दोहरा दूं। यस। 1947 के बंटवारे में जो सिख और हिंदू पाकिस्तान से, सियालकोट की तरफ से जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में आए थे, छत्ती सिंहपुरा वगैरह वगैरह में सेटल हो गए थे, आपको मालूम है असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में उनके पास 3 साल पहले तक वोटिंग राइट्स नहीं थे। आर्टिकल 370 जब तक लागू था, उनके पास अपना मत डालने का हक नहीं था। They did not have voting rights because of Article 370. It is Mr. Modi who has first done away with this awful law and granted voting rights. And one more thing, जम्मू एंड कश्मीर में जो सुवेज वर्कर्स है ना, सुवेज वर्कर्स, वो एक ही जात के होते थे, क्योंकि जो सरकार आधिकारिक तौर पर जो इश्तेहार देती थी अखबारों में, वो यही कहती थी कि इसी जात के लोग अप्लाई करें। और ये सिलसिला 2019-2020 तक चल रहा था। जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ, उसके बाद मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि ये जो कानून है इसको खत्म कीजिए। मैं जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी तो अभी आए हैं, इसके पहले जो सरकारें थी वो क्या कर रही थी? इतना घोर अन्याय, इतना परपेचुएशन ऑफ अ हॉरिबल कास्ट सिस्टम। आपको यह नहीं लगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग आपके लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं? और फिर आप आकर के उठ करके नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलते हैं, हिटलर बोलते हैं। आपने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने तो सब लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखाई, उम्मीद दी, सबको यह कहा कि मैं एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता हूं तो हिंदुस्तान का बच्चा जहां मर्जी पैदा हुआ हो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है,
एमएलए बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मेयर बन सकता है। यह सबसे बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया पूरे हिंदुस्तान को। याद रखें, आखिर में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, नरेंद्र मोदी और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, आप जानते हैं उन दोनों में फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी आज की एचडी में बनाई हुई, हाई डेफिनेशन में बनाई हुई ब्यूटीफुल कलर फिल्म है, समझे कि नहीं? आज की जो पिक्चर बनती है ना, जैसे बनती है आज की तारीख में, वो है। और विरोधी पक्ष क्या है? विरोधी पक्ष 1940 में बनी हुई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, जिसमें हीरो हीरोइन आखिर में जाकर के मर जाते हैं। जब तक आप उस ब्लैक एंड व्हाइट एरा से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप नरेंद्र मोदी को कभी हरा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने लोगों को उम्मीद दी है। नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को यह कहा है कि आपके मन में जो आपने ठान लिया, मैं आपके लिए कंडीशंस क्रिएट करूंगा कि जो आप चाहते हैं बनना वो आप बनेंगे, बशर्ते कि आप मेहनत करने को तैयार हैं। विरोधी पक्ष ये कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हिंदुस्तान ऐसा ही रहेगा। हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि वो किस तरफ है। और अगर विरोधी पक्ष, जैसा प्रदीप जी ने कहा, नहीं जागेगा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी हमारे जितने भी मित्र हैं, अगर आज के आंदोलन के बाद फिर दोबारा सो गए, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षा है कि कल को यह आंदोलन नहीं होगा। अब वीकेंड आ गया है, अब वीकेंड का ब्रेक, अगले हफ्ते फिर देखेंगे क्या करना है। और मान लीजिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोबारा नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में दोबारा तलब नहीं किया, तो फिर तो आंदोलन होने का सवाल ही नहीं है। तो आप कैसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से? याद रखें, अब ये 13वीं बार बोल रहा हूं यहां पे, 13th टाइम, 13वीं बार। नरेंद्र मोदी इज विनिंग द 2023 इलेक्शंस। द भारतीय जनता पार्टी is coming back with 300 to 350 सीट्स। 300 और 350 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी 2023 में। और ये 13वीं बार आप यहां पर सुन रहे हैं नेशन नाउ पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को 75वें वर्ष आजादी के उसकी मुबारक, तिरंगा यात्रा की मुबारक, भारत के तिरंगे को सलाम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। We'll be back over here again tomorrow with a new subject. Till then, keep watching Nation Now. Bye-bye.